बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ लाइफ। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज आ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊँगा, पूरी डिटेल बताऊँगा, एक एक पॉइंट की लॉजिक रीज़न समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। इसके अलावा बच्चों, इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे आप अपने पास सेव कर लेंगे और एग्जाम के डेज में जल्दी से इस टॉपिक को रिवाइज भी कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने इस टॉपिक को पेपर में लिखना कैसे है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसी कैलकुलेशंस पाई जाती हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करती हैं, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स ने 12th क्लास का मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे और आसान तरीके से वो डेरिवेशन, वो कैलकुलेशंस कराऊंगा ताकि हमारे मेडिकल के स्टूडेंट भी आसानी से इसको सीख पाएं, ना कि उनको रट्टा लगाना पड़े। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट सिखाना चाहूँगा, बल्कि रिवाइज कराना चाहूँगा, जिसमें नंबर 1 पॉइंट है जी रेडियो एक्टिव डिके, और उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी है कि रेडियो एक्टिव डिके जो है वो रैंडम इन नेचर होता है। ठीक है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने आखिर ये पॉइंट आपको पहले क्यों बताए, क्या मकसद था इनका, इनकी क्या लॉजिक थी। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी रेडियो एक्टिव डिके के बारे में। ये हम पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। ठीक, उनके न्यूक्लियाई को हम अनस्टेबल मानते हैं, ये बात भी आपको पता है। अब जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल है, जैसे बीटा पार्टिकल है। इन पार्टिकल्स को एमिट करने के बाद इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक एलिमेंट के न्यूक्लियाई से किसी और एलिमेंट के न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर ही बदल जाता है जब ये अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को एमिट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ठीक, तो जब मैं डिके की बात करूंगा तो आपने फौरन समझ जाना है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई ने कुछ पार्टिकल अल्फा या बीटा को एमिट किया है और वो एक एलिमेंट के न्यूक्लियस से किसी और एलिमेंट के न्यूक्लियाई में तब्दील हो चुका है, या वो एक एलिमेंट से किसी और एलिमेंट में तब्दील हो चुका है। ठीक है, इस बात को पेपर में आपने लिखना है कैसे, वो भी जरा देख लीजिए। हेडिंग लगाएंगे रेडियो एक्टिव डिके की और उसमें बताएंगे इट इज अ प्रोसेस in which alpha or beta particle is emitted from the radioactive element and it is transformed into some other element। यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलता है और वो एलिमेंट एक एलिमेंट से किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर तब्दील हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, और इस तरह एक एटम से दूसरे एटम में जो तब्दीली है इसको हम बोलते हैं वो एटम डिके हो गया। ठीक हो गया। अब जो डिके प्रोसेस था ना, लास्ट लेक्चर में मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की थी। इसकी 2 प्रॉपर्टीज थी, एक तो ये रैंडम इन नेचर होता है, दूसरा ये स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ जरूरत के मुताबिक जो जरूरी बातें वही रिवाइज कराऊंगा। तो वो है जी रैंडमनेस इन द डिके प्रोसेस, या जो न्यूक्लियर डिके होता है उसके अंदर रैंडमनेस होती है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, बात बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल है, उसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव एटम्स कह लीजिए या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कह लीजिए। ठीक है, अब उसमें से कोई एक न्यूक्लियाई डिके हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, तो ये मान लीजिए ये मेरे पास एक सैंपल है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ऐसे। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ जी, ये रफ सा। ओके, अब इसमें से कोई एक जो न्यूक्लियाई है वो डिके हो जाता है, लाइक ये वाला डिके हो गया। अब इसके डिके होने के बाद नेक्स्ट कौन सा डिके होगा हम ये बात नहीं बता सकते। क्या पता ये डिके हो जाए या ये, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। हो सकता है कि इसके फौरन बाद ये वाला डिके हो जाए, उसके बाद कोई इनमें से ये वाला डिके हो जाए, उसके बाद फिर ये डिके हो जाए, लेकिन इसमें कोई तरतीब नहीं पाई जाती। अब कोई भी एक पार्टिकुलर एक एटम ले लीजिए या एक न्यूक्लियाई ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर लेता हूँ जी, इसकी, इसमें मैंने डॉट लगाया है। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियाई है। ये न्यूक्लियाई कितने टाइम के बाद डिके होगा
इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, हो सकता है कि ये फर्स्ट जो एटम है, ये न्यूक्लियाई है, उसके डिके होने के फौरन बाद डिके हो जाए। हो सकता है कि कहीं दरमियान में आकर ये डिके हो, और ये भी मुमकिन है कि ये सबसे आखिर में डिके हो। तो फिर आप इसकी एक जो एटम है, ये न्यूक्लियाई है, इसकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि ये कितनी देर तक जीता रहेगा, उसके बाद ये किसी और में डिके हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास ये जो न्यूक्लियर डिके या रेडियो एक्टिव डिके है वो एक रैंडम प्रोसेस होता है, कोई तरतीब नहीं होती। कोई सा भी इनमें से एटम जो सैंपल के अंदर मौजूद है वो डिके हो सकता है किसी भी टाइम पे। तो किसी भी एक इंडिविजुअल एटम या न्यूक्लियाई की लाइफ के बारे में आप बात नहीं कर सकते। बात समझ गए? अब ये बातें मैंने यहाँ लिखी भी हैं, ये भी देख लीजिए ज़रा, आपने अपने नोट्स में लिखनी भी है। रेडियो एक्टिव डिके इज़ अ रैंडम प्रोसेस। कुछ पता नहीं है कि कौन सा एटम जो है इनमें से डिके हो जाए। ठीक है, कोई इसके अंदर कोई सीक्वेंस, कोई लॉजिक नहीं होती, ना ही आप इसको मालूम कर सकते। देयर इज नो वे टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पार्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके। आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कौन सा न्यूक्लियस जो है वो डिके कर जाएगा। जैसे मैंने यहां पर बताया आपको कि ये मैंने एक टिक किया हुआ, ये वाला, ये कब डिके होगा आप नहीं बता सकते। हो सकता है ये इसके फौरन बाद डिके हो जाए, हो सकता है 2 एटम के डिके होने के बाद ये डिके हो जाए, हो सकता है सबसे आखिर में ये डिके हो। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इट कुड डिके इमीडिएटली आर टेक मिलियंस ऑफ ईयर। हो सकता है कि एक एटम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो फौरन से डिके हो जाए, अभी डिके हो जाए। हो सकता है वो कहीं थोड़ी देर के बाद डिके हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि मिलियंस ऑफ ईयर गुजर चुके हैं और अभी तक वो डिके नहीं हुआ। तो आप किसी भी एक पार्टिकुलर जो रेडियो एक्टिव एटम है उसकी लाइफ के बारे में बात नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि न्यूक्लियर डिके एक रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकुलर एटम जो है वो डिके हो सकता है किसी भी टाइम पर। तो आप किसी की भी लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो किसी भी एक इंडिविजुअल जो एटम है या न्यूक्लियाई है उसकी जो लाइफ है उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। तो जब आप एक पार्टिकल की या एक न्यूक्लियाई की या एक एटम के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में बता नहीं सकते, तो फिर आप ग्रुप ऑफ एटम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब मैं हाफ लाइफ की बात करूंगा ना, तो मैं एक इंडिविजुअल एटम की बात नहीं करूंगा, मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो सैंपल है ना उसकी बात करूंगा, उसके अंदर मौजूद जो बहुत सारे एटम्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, उनकी बात करूंगा। मैं एक ग्रुप की बात करूंगा, मैं इंडिविजुअल एटम की बात नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि जो रेडियो एक्टिव डिके है ये एक रैंडम प्रोसेस है। आप किसी भी एक इंडिविजुअल न्यूक्लियाई की लाइफ के बारे में बता ही नहीं सकते। तो इसलिए फिर आप एक इंडिविजुअल की बजाय आप ग्रुप में चलते हैं। तो ये बात ही मैंने यहां पर लिखी है, ये देखिए जरा। Thus we cannot say anything about the life of the radioactive element. किसी भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की लाइफ के बारे में आप कुछ बता ही नहीं सकते। सो फॉर एक्यूरेसी, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी एक लाइफ होगी इसकी, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स। तो हम एक इंडिविजुअल एटम की बजाय लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे। अब मैंने कहा था कि मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि मैंने क्यों ये चीज़ें आपको समझाई। एक तो ये इसलिए बताया आपको कि आपको पता चल जाए, मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा डिके हो गया, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि एक एलिमेंट पार्टिकल को इमिट करके किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया, डिके हो गया। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम एक इंडिविजुअल रेडियो एक्टिव एटम की हाफ लाइफ या लाइफ को मालूम ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ग्रुप ऑफ एटम्स को कंसिडर करते हैं। ठीक, और ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसकी इस प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं रैंडमनेस, ठीक है ना, इस रैंडमनेस की प्रॉपर्टी की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो इस वजह से बच्चों हम यहां पर ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे, ना कि एक इंडिविजुअल एटम की। राइट, अब हम आ जाते हैं जी अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं जी हाफ लाइफ क्या होती है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, बहुत आसान टॉपिक है ये। कोई भी आपके पास एक ग्रुप ऑफ एटम है, उसके अंदर कुछ एटम्स की तादाद होगी, मान लीजिए जी 100 हैं या 1000 हैं या 10,000 है, कुछ भी एक, मैं 100 ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप वेट कीजिए कि कितना टाइम गुजरने के बाद ये अपनी मौजूदा मिकदार का आधा बाकी बच जाएगा, यानी 100 से 50 पे आ जाएगा। अब जितना टाइम इसको लगा ना 100 से 50 में आने के लिए, ठीक है, यानी 100 रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा हुआ था, एटम्स पड़ा हुआ था, उसमें से 50 डिके हो गया, 50 बाकी बच गया, आधा डिके होने के लिए जितना टाइम लगा उसको कहते हैं जी हाफ लाइफ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, देखिए जरा। द हाफ लाइफ उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी, साथ छोटा सा लिखते हैं 1/2। ठीक है ना, द हाफ लाइफ
T of a radioactive element is that period in which half of the atoms decay। ये वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर कोई भी जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं वो अपनी मौजूदा मिकदार का आधा बाकी बच जाते हैं। अगर 100 थे इनिशियल एटम्स तो कितनी देर के बाद 100 से 50 पर आ गए। वो जो टाइम ड्यूरेशन है, वो जो टाइम पीरियड है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वो होता है जी हमारा हाफ लाइफ। ठीक है, और यहां पे देख लें आप, मैं ग्रुप ऑफ एटम की बात कर रहा हूं, मैंने इंडिविजुअल एटम की बात नहीं की। और क्यों नहीं की, ये लॉजिक सी हुई थी। ठीक हो गया, ओके जी। अब इसको मजीद समझते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेते हुए कि हमने एक जो है वो सैंपल लिया जिसके अंदर 1 लाख एटम्स है हमारे पास इनिशियली। ठीक है, अब हम वेट करेंगे कि ये 1 लाख एटम कितने टाइम के बाद अपनी मिकदार का आधा बाकी बचेंगे, यानी 50% डिके हो जाएंगे, 50% बच जाएंगे। ठीक है ना। अब वो जो टाइम होगा जिस टाइम के बाद ये 1 लाख एटम, ठीक है, वो पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाएंगे, यानी एक एलिमेंट से किसी और एलिमेंट में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, और 50,000 आपके पास बाकी बचेंगे, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। मैंने यहां पे लिखा भी है, सपोज वी ब्रिंग अ ग्रुप ऑफ 1 लाख एटम्स अंडर कंसिडरेशन एंड वेट टिल सच टाइम दैट हाफ ऑफ दिस, दैट इज 50,000 डिके इनटू डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर एलिमेंट, यानी उतने टाइम, जितने टाइम के बाद 1 लाख एटम जो कंसीडर किया था वो 50,000 डिके हो जाए और 50,000 आपके पास बाकी बच जाए। उस टाइम को आप क्या बोलते हैं जी, उसको आप कहेंगे हाफ लाइफ। फर्ज कर लें कि वो हाफ लाइफ जो है वो 1 डे है, एक दिन के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो ये 1 लाख से 50,000 पे आ गए, तो फिर 2 दिन के बाद कितने बचेंगे। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किया जाता है कि अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 1 दिन है, तो 2 दिन के बाद बाकी कितने बचेंगे। इनिशियल आपके पास 100 है, एक दिन के बाद 50 रह जाएंगे। अब स्टूडेंट ये समझते हैं कि एक दिन में 50 टिके हुए, अगले दिन में फिर 50, तो खत्म हो जाएंगे, 0। ऐसा नहीं है। अब बात ध्यान से सुनिएगा, हाफ लाइफ में क्या होता है, जो मौजूदा मिकदार है ना उसका आधा बाकी बचता है। इनिशियली अगर आपके पास 100 है, या इनिशियली जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिए, अगर 1 लाख है तो एक दिन के बाद, अगर एक दिन इसकी हाफ लाइफ है तो एक दिन के बाद ये रह जाएंगे 50,000। अब 2 दिन के बाद 0 नहीं हो जाएंगे। जब एक हाफ लाइफ गुजर गई, आधे बाकी बच गए, अब जो मौजूदा मिकदार है वो ये 50,000 है। अब एक दिन के बाद ये अपनी इस मौजूदा मिकदार का आधा बचेगा, यानी 50,000 का आधा कितना होता है, 25,000। 2 हाफ लाइफ गुजर गई और यह 25,000 बच गया। अब जो मौजूदा मिकदार है कितनी है, 25,000। एक दिन और गुजरा, यानी 3 हाफ लाइफ गुजर गई, तो अपनी इस मौजूदा मिकदार का ये आधा बाकी बचेगा। अब आपको बस रह जाएंगे 12,500। अगर एक और हाफ लाइफ गुजरी तो वो इस मौजूदा मिकदार का आधा बाकी बचेगा। यानी हाफ लाइफ आपके पास वो टाइम पीरियड होता है कि जिसके अंदर कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट अपनी मौजूदा मिकदार का आधा बाकी बचता है। मौजूदा मिकदार का आधा, ये देख लीजिए, पहले 1 लाख था, ये मौजूदा मिकदार है, उसका हाफ 50,000 हुआ। अब मौजूदा मिकदार क्या है, 50,000। एक हाफ लाइफ और गुजरी, अब ये इसका हाफ हो जाएगा, यानी 25,000। एक हाफ लाइफ और गुजरी, अब ये इसका हाफ हो जाएगा, यानी 12,500। अगर नेक्स्ट हाफ लाइफ आएगी तो वो इसका हाफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हाफ लाइफ होती क्या है। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम के बाद कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी मौजूदा मिकदार का आधा बाकी बचता है। क्लियर हो गया, ओके जी। तो अब हमने एक यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना है फॉर रिमेनिंग अमाउंट। यानी देखिए आपके पास, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 1 लाख एटम्स हैं, तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद बाकी कितने बच जाएंगे, ठीक है, या 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद बाकी कितने बचेंगे, 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद बाकी कितने बचेंगे, ठीक है, वो होती है रिमेनिंग अमाउंट। उसको मालूम करने के लिए हम एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है ना वो n0 है, ठीक है, और ये जो नीचे लिखा है ना n, ये है रिमेनिंग एटम्स आफ्टर डिके। डिके होने के बाद जो आपके पास एटम बाकी बचेंगे, एंड 2 टर्म में यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एक वैसे ही एटम की तादाद के लिए और एक रिमेनिंग एटम की तादाद के लिए, ठीक है, दोनों तरह के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो जो बाकी बचने वाले हैं उसको हम n से डिनोट करेंगे। जो टोटल अमाउंट थी इनिशियल वो हमारे पास n0 है, ठीक है, इनिशियल अमाउंट n0। अच्छा जी, अब अगर एक हाफ लाइफ गुजर जाए तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास टोटल n0 थे तो एक हाफ लाइफ के बाद n0 का आधा हो जाएगा, यानी n0/2,
ठीक, अगर कोई पूछे 2 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, ठीक है, तो आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ अब जो मौजूदा मिकदार है वो n/2 है, अब उसका हाफ n/2 का हाफ n/4 होता है। ठीक, अगर कोई पूछे जी थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, तो तीसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद देखो पहले कितने थे n/4, अभी उसका हाफ हो जाएगा n/8। ठीक, फिर फोर्थ हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, उसका भी हाफ यानी n/8 का भी हाफ करेंगे n/16 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आपने देखा कि इनिशियल अमाउंट आपके पास n0 थी, एक हाफ लाइफ के बाद n0/2, 2 हाफ लाइफ के बाद n0/4, 3 हाफ लाइफ के बाद n0/8 और अगर 4 हाफ लाइफ गुजर गई तो n0/16। अब अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि बताओ कि 50 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो क्या आप ऐसे खेलते रहेंगे उसके साथ? या हमसे कोई पूछ ले कि 1000 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना होगा, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इतना लंबा ऐसे प्रोसीजर चलाते जाएं, उसको फिर 2 से डिवाइड करते जाएं, 2 से डिवाइड करते जाएं, 2 से डिवाइड करते जाएं। हमारे पास एक ऐसा फार्मूला चाहिए कि जिसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें और हमें वो बता दे भाई इतनी अगर हाफ लाइफ गुजर गई है तो इतना इसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बाकी बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। ये लिखा हुआ है n0/2, क्या मैं इसको लिख सकता हूं n0/2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 1 भी तो 2 ही होता है, लिख सकता हूं, मैंने ऐसे लिख दिया। फिर लिखा हुआ है n0/4, अब 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं ना, तो मैंने ये लिख दिया n0/2 की पावर 2। ये लिखा हुआ है n0/8, n0/8 में मैं लिख सकता हूं n0/2 की पावर 3, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 होता है, तो 2 की पावर 3। फिर n0/16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 × 2 2 × 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16। अब जरा एक बात गौर कीजिएगा, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट अगर जाननी है तो n0 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 1 से। सेकंड हाफ लाइफ के बाद अगर रिमेनिंग अमाउंट जाननी है तो n0/2 को 2 की पावर 2 से डिवाइड कर लेंगे। अगर थर्ड हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट मालूम करनी है तो n0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 लिखेंगे। और अगर फोर्थ हाफ लाइफ के बाद आपने रिमेनिंग अमाउंट जाननी है तो n0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। अब देखियो, फर्स्ट हाफ लाइफ में 2 की पावर 1, सेकंड हाफ लाइफ में 2 की पावर 2, थर्ड हाफ लाइफ में 2 की पावर 3 और फोर्थ हाफ लाइफ में 2 की पावर 4। अब जो चीज नहीं चेंज हो रही वो n0 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 n0। तो अब अगर कोई हमसे पूछ ले भाई n नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, तो हम फौरन समझ जाएंगे, देखो n0 तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा ही आएगा। जितनी हाफ लाइफ होती है उतनी 2 की पावर बन जाती है। जब 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी है तो 2 की पावर 4, जब 3 हाफ लाइफ गुजरी है तो 2 की पावर 3 आ गई है। अब जब यहाँ पे 2 हाफ लाइफ गुजरी है तो 2 की पावर 2 आई हुई है। इसी तरह से अगर n हाफ लाइफ गुजर गई है तो 2 की पावर n आ गया। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया रिमेनिंग अमाउंट का आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजरने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला। अगर हमसे आप कोई कहेगा जी बताओ जी 10 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, 10 हाफ लाइफ के बाद कितना बाकी बच जाएगा, तो आपने यहाँ n की जगह 10 पुट कर देना है, इधर भी n की जगह 10 पुट कर देना है, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आपको हाफ लाइफ बताई जाएंगी कि इतनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। टाइम नहीं बताया जाएगा कि इतना टाइम ड्यूरेशन हो गई है, इसको हाफ लाइफ की तादाद बताई जाएगी कि 1 हाफ लाइफ गुजर गई है, 2 हाफ लाइफ गुजर गई है, 3 हाफ लाइफ गुजर गई है। सिर्फ वहां पर आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल अमाउंट आपको पता होनी चाहिए, टोटल इनिशियल इतने थे और इतनी हाफ लाइफ गुजर गई है, 2 की उतनी पावर बन जाएगी, तो आप आसानी से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसा हो कि आपको हाफ लाइफ की बजाय टाइम बताया जाए तो टाइम के लिए फिर आपको ये रिलेशन नहीं, एक और रिलेशन है जो कि आगे चल के हम ड्राइव करेंगे, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी, अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये रिलेशन रिमेनिंग अमाउंट का हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ बताए जाएं कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, ना कि टाइम ड्यूरेशन बताए कि इतना टाइम गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए। टाइम ड्यूरेशन नहीं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बताई जाएगी, तब आप रिमेनिंग अमाउंट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा ग्राफ है, उसको भी जरा देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है जी, इसमें अलोंग द वाई एक्सिस क्या है जी, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी यूँ कह लीजिए जो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, और अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास टाइम है। ठीक है, इधर क्या है अलोंग द वाई एक्सिस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, उनकी तादाद, ये कितने एटम्स हैं या कितने न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, और इधर हमारे पास है जी टाइम। ठीक, हमने एक सैंपल लिया है एटम का, और मान लीजिए समझने के लिए कि उसके अंदर टोटल 16 एटम्स है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इतने लिए हैं। तो यहाँ पर ये मैंने 16 एटम्स को शो कर दिया।
इनिशियली अभी क्योंकि टाइम स्टार्ट नहीं हुआ तो इनिशियली इसके पास जो है वो 16 एटम्स पूरे पड़े हैं, ठीक है। और यहाँ से जी चल रहे हैं जी, यहाँ से चलते चलते टाइम गुजरता जा रहा है और इसको एक हाफ लाइफ हो गई। जैसे ही इसको एक हाफ लाइफ हुई तो एक हाफ लाइफ के बाद वो अपनी मौजूदा मिकदार का आधा बाकी बचेगा। अगर इसके अंदर 16 थे तो अब 16 में से 8 डिके हो जाएंगे और 8 जो है वो बाकी बच जाएंगे। तो ये हमारे पास 8 जो है वो बाकी बच गए और 8 है वो डिके हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी 8 पे आ गए। फिर अब इसकी जो मौजूदा मिकदार है वो 8 है, एक हाफ लाइफ और गुजरी, अब ये अपनी मौजूदा मिकदार का आधा बाकी बचेगा, यानी 8 का आधा कितना होता है 4, ठीक है। तो अब ये एक और हाफ लाइफ गुजरी तो ये 8 से सीधा आ गया 4 के ऊपर। ये देख सकते हैं 16 थे फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 8 रह गए, तो अब 8 का हाफ क्या होता है 4, तो ये सेकंड हाफ लाइफ के बाद 4 रह गए। अब एक हाफ लाइफ और गुजरी तो अब ये इसका हाफ रह जाएगा, यानी कि जितनी भी इसकी अमाउंट है इस वक्त 4 एटम्स है तो 4 का हाफ कितना होता है 2, तो ये 2 पर आ जाएगा, ये देख सकते हैं। फिर एक हाफ लाइफ और गुजरी तो अब 2 का हाफ यानी 1, तो ये यहाँ पर 1 पे आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपके फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमारे पास जो है वो n0/2, इनिशियली कितने थे n0, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद n0/2 यानी आधा, सेकंड हाफ लाइफ के बाद n0/4 उसका आधा, थर्ड हाफ लाइफ के बाद n0/8 यानी इसका आधा, और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद n0/16 यानी कि इसका आधा। तो आपने देख लिया कि हमारे पास जो हाफ लाइफ होती है ये वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट या कोई भी रेडियोएक्टिव जो एटम्स होते हैं वो अपनी मौजूदा मिकदार का आधा बाकी बचते हैं। उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इन सब पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कीजिए और इस तरह से एक ग्राफ बना लीजिए। ये ग्राफ आपने पेपर में लाजमी बनाना है, ओके, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, राइट। तो यहाँ तक हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करनी है जी रेट ऑफ डिके की। ये रेट ऑफ डिके क्या होता है? देखो, जो एक एलिमेंट का जो एटम था ना, ये समझ लीजिए एक सिंपली जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है जो अनस्टेबल था, उसने अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को इमिट किया, इमिट करने के बाद वो किसी और एलिमेंट में तब्दील हो गया, तो मान लीजिए डिके हो गया। अब एक सेकंड में कितने ऐसे एटम्स डिके होंगे या कितने न्यूक्लियाई डिके होंगे, वो कहलाता है रेट ऑफ डिके, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, रेट ऑफ डिके आर एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी भी कहते हैं। रेट ऑफ डिके आर एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज डिफाइंड एज, यहां से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस दैट अकर्स पर सेकंड, या नंबर ऑफ डिके, कितने एटम्स जो है वो डिके होते हैं पर सेकंड, ठीक है। ये जो डिसइंटीग्रेशन है ना, इसका मतलब होता है तोड़फोड़। तोड़फोड़ का मतलब क्या है भाई? एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो अपने अंदर तोड़फोड़ करता है, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को इमिट कर देता है, ये तोड़फोड़ होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाता है, यानी डिके हो जाता है, ठीक, ओके। तो एक सेकंड में कितने एटम्स डिके होते हैं, ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन के मुताबिक चलना चाहते हैं तो आप ये बताएंगे कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस दैट अकर्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने डिसइंटीग्रेशंस होती है, कितने न्यूक्लियाई में तोड़फोड़ होती है, कितने न्यूक्लियाई डिके होते हैं, बस, ठीक है, ओके। डेफिनेशन आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये जो रेट ऑफ डिके है ना, ये डिपेंड कर रहा होता है किस चीज़ के ऊपर? टोटल नंबर के ऊपर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर जो इनिशियल में आपको उसको मिले थे स्टार्टिंग पीरियड के अंदर। जैसे देखो, ये पहला हाफ लाइफ गुजरा ना, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास 16 से 8 पर स्ट्रेंथ आई, कितने एटम डिके हुए? 8। उतना ही टाइम आगे भी मिला है इसको सेकंड हाफ लाइफ में, अब कितने हुए? 4। उतना ही टाइम आगे मिला, अब कितने डिके हुए? 2। उतना ही टाइम आगे भी मिला, अब कितने डिके हुए? 1। बात समझ रहे हो? तो जितनी ज्यादा अमाउंट होती है ना इनिशियली, उतना ज्यादा एटम्स पर सेकंड डिके होते हैं। जैसे आपने ये देखा कि यहां पर 8 एटम डिके हुए, फिर यहां पर 4 डिके हुए, फिर यहां पर हमारे पास 2 डिके हुआ, फिर 1 डिके हुआ। टाइम सबको बराबर मिला है, देखो उतना ही ड्यूरेशन ये है, उतनी डेरिवेशन ये, उतनी डेरिवेशन ये, उतनी ही डेरिवेशन ये है। इसलिए याद रखिएगा कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिके होता है ना, कि एक सेकंड में कितने न्यूक्लियाई डिके करेंगे, वो डिपेंड कर रहा होता है टोटल तादाद के ऊपर। तो यही बात मैंने यहां पे लिखी है, नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इनिशियली कितने एटम की तादाद आपके पास पाई जाती है, जितनी ज्यादा तादाद होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ डिके होगा, जितनी कम तादाद होती जाएगी उतना रेट ऑफ डिके भी कम होता चला जाएगा, यानी एक सेकंड में उतने डिके कम होते चले जाएंगे, ठीक है, ओके। तो हमने ये अब कुछ टर्म सपोज करनी है। इफ n इज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स, हम ये मान लेते हैं कि n जो है वो तादाद है रेडियोएक्टिव एटम्स की, ठीक है, ओके, मान लिया।
और कुछ टाइम गुजरता है जी डेल्टा टी टाइम गुजरने के बाद कुछ उसमें से डिके हो जाएंगे। अब डिके होने वाली की तादाद को हम डेल्टा एन से शो कर देते हैं जी, डेल्टा एन तादाद इसकी जो है वो डिके हो जाती है। अब जो बातें मैंने आपको समझाई है वही बातें आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखनी है। ये देखो, ये है डिके होने वाले एटम की तादाद, ये प्रोपोर्शनल है किसके, जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी, जो स्टार्टिंग में तादाद थी उसकी, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं कि डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू एन। जितने ज्यादा एटम्स डिके होंगे वो उसका किस चीज से ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशन है, जितने इनिशियल में एटम्स को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, इनिशियल में ज्यादा थे डिके ज्यादा हुए, इनिशियल में कम थे डिके कम हुए। तो जैसे जैसे तादाद, टोटल तादाद इनिशियल पीरियड में कम होती है ना, वैसे वैसे रेट ऑफ डिके भी कम होता है। तो इसलिए याद रखिए कि जो डिकेइंग एटम है, जो जिन्होंने डिके होना है, वो डिपेंड कर रहे होते हैं तादाद के ऊपर, जो इनिशियली कितने हैं। अगर इनिशियली ज़्यादा है आपके पास रेडियो एक्टिव एटम्स पड़े हुए हैं तो वो डिके भी ज़्यादा होंगे, कम है तो डिके भी कम होंगे। ओके, दूसरी चीज़ है जी हमारे पास जो डिके है वो प्रोपोर्शनल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जरा एक बात देखो, यहाँ से टाइम गुजरता जा रहा है, इतना टाइम गुजरा ना तो 8 एटम्स डिके हुए, इतना टाइम गुजरा तो 12 एटम्स डिके हो गए, आगे गए तो फिर हमारे पास और एटम जो है वो डिके होते चले जा रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक 8 डिके हुए, फिर आगे 4 डिके हुए 12, फिर आगे 2 डिके हुए 14, इसी तरह से आगे फिर 15 एटम्स डिके हुए। तो जैसे जैसे अब आगे टाइम गुजरता जाएगा तो रेडियो एक्टिव एटम्स जो डिके होते जा रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। तो टाइम का फिर डिके वाले एटम्स के साथ क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो डिके होने वाले एटम्स की तादाद है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के। जब टाइम ज़्यादा मिलेगा उनको, ज़्यादा टाइम के लिए उनको ऑब्जर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा एटम्स डिके हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनिशियल में अमाउंट ज़्यादा है, एटम्स की तादाद ज़्यादा है, तो फिर डिके वाले होने वाले एटम्स भी ज़्यादा होंगे। अगर इनिशियली तादाद कम है तो डिके होने वाले एटम्स भी कम होंगे। अब ये तो हम डिटेल से इस ग्राफ से सीख चुके हैं, ठीक है। आपने इन दोनों रिलेशन को मिला के ना एक बना लेना है, सही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये डेल्टा एन की जगह एक बार डेल्टा एन लिख दिया, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को एक बार लिख दिया। अब ये दोनों डिफरेंट है तो दोनों आएंगे एन इंटू डेल्टा टी। फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो आप क्या करते हो, उसको रिमूव करके इक्वल लगाते हो, साथ में कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का खत्म हुआ तो साथ में इक्वल आया और साथ में ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लैम्डा है। ये लैम्डा हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम कहते हैं डिके कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, डिके कांस्टेंट, ठीक है। अब ये आ गया जी हमारे पास फाइनल रिलेशन। अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन मैंने लगा रखा है, ठीक है, वो जरा देखिएगा। ये लिखा हुआ डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। ये जो डिके हो रही है ना एटम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें कमी आती जा रही है। तो इस डिक्रीज की वजह से हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए दो तरीके हैं, अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप नेगेटिव साइन लगाते हैं। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, उस सेंस में भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हो, तो डिक्रीजिंग को आप नेगेटिव के साथ लेके चलते हो। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने लिखा भी है नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग विद द टाइम, सॉरी डिक्रीजिंग विद द टाइम, टाइम के साथ ये डिक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, राइट। ओके जी, अब लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। तो यहां तक ये चीज आप सीख लीजिए। अब ये जो डिके कांस्टेंट वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके भी इस्तेमाल करेंगे। और अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमने डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के दरमियान में एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करना है, जिसे नेक्स्ट बोर्ड पे जाके हम डिराइव करते हैं। ओके बच्चों, हेडिंग लगाइए रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। अब यहाँ पे हम हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात, उसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी डिके कांस्टेंट वाली। तो लिखिए यूजिंग इक्वेशन ऑफ डिके कांस्टेंट दैट इज डेल्टा एन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा टी इंटू एन। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस करनी है। ये जो एन वाली टर्म्स है वो एक तरफ कर लेनी है, डेल्टा एन ऊपर है और ये एन इस तरह से नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, इधर रह जाएगा आपके पास माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा टी। अब जरा मेडिकल के स्टूडेंट जरा मतवज्जा हो जाएं, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव क्या है, बहुत आसान, किसी एक क्वांटिटी में चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। तो मैथ की जबान में जब इसको लिखते हैं तो हम यूं लिखते हैं डी वी बाय डी टी, और ये भी एक्सेलरेशन के इक्वल ही होता है,
ठीक है, तो इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, ये डेरिवेटिव है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम एक क्वांटिटी में चेंज दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जी डेरिवेटिव। तो क्या किया यहाँ पे, सिंपली आपने इस डेल्टा को डी से रिप्लेस कर दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर भी कर देते हैं। तो जहाँ पर आपको ये डेल्टा नजर आ रहा है ना, उसको आप डी से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है ना, ये वही इक्वेशन है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो ये क्या बनता है जी, डेल्टा एन और ये डेल्टा टी नीचे आके डिवाइड हो जाए इसके, और इधर क्या बचेगा आपके पास, माइनस लैम्डा इंटू एन, ये बचेगा ना। अब देख लो ये क्या है, चेंज इन दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी डी बना दूंगा, इसको भी डी बना दूंगा, फिर जाके वापस मल्टीप्लाई कर दो उधर, या सिंपली इसको डेल्टा को डी से बदल दो। तो मैंने यहाँ पर वही काम किया, डेल्टा की जगह पे डी लिख दिया, डी एन बाई एन, और यहाँ पर माइनस लैम्डा उसी तरह से, और ये जो डेल्टा था इसकी जगह पे फिर से मैंने यहाँ पर डी लिख दिया। क्यों, यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिलेशन है ना, बुक्स में ये रिलेशन लिखने के बाद डायरेक्टली ये जो फाइनल रिलेशन है ये लिख दिया गया है यहाँ पर, स्पेशली पंजाब की बुक के अंदर अगर आप देखें तो, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बताया गया। ठीक है, उसकी रीज़न शायद ये है कि कुछ जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते इंटीग्रेशन को और डेरिवेशन को, तो उन्होंने डायरेक्टली ये रिलेशन यहाँ पर लिख दिया बुक्स के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे इसको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से सीखेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट, ओके जी। अब यहाँ पर इस रिलेशन से उन्होंने एक नया रिलेशन बनाया जो कि है हमारे पास n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब ये जो n है ये रिमेनिंग अमाउंट के लिए एक फार्मूला है। ठीक है, n नॉट टोटल अमाउंट थी जो कि इनिशियली होती है। अब उसके बाद ये जो माइनस लैम्डा है, लैम्डा हमारे पास डिके कांस्टेंट है, और t वो टाइम है जिस टाइम के बाद हम चाह रहे हैं कि अब कितने हमारे पास एटम्स बाकी बच गए हैं। ठीक है, अब यहां पर मसला यह है कि जब एटम्स डिके होते हैं तो वो टाइम के रिस्पेक्ट से उसका डिके रेट कुछ और होता है। जैसे आपने देखा फर्स्ट हाफ लाइफ में 8 एटम्स डिके हुए, सेकंड हाफ लाइफ में 4 एटम्स डिके हुए, थर्ड में 2 एटम्स डिके हुए, फोर्थ में 1 एटम डिके हुआ। तो डिके रेट तो लगातार चेंज होता रहता है। जब इस तरह की वेरिएशन आती है जो स्मूथ नहीं होती, ठीक है, तो फिर हमें कैलकुलेशन करने के लिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ये टोटल सम निकालना हो कितने डिके हुए हैं या कितने हमारे पास बाकी बचे हैं, तो उसके लिए फिर हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर स्मूथ चेंजेस नहीं आ रहे, एक जैसे चेंजेस नहीं आ रहे। इनिशियली 8 एटम डिके हुए, फिर 4 एटम डिके हुए, फिर 2 एटम डिके हुए, फिर 1 एटम डिके हुआ। तो इस तरह के जो सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर फिर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट आ गया आपके पास इंटीग्रेशन का। ये जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया। अब इंटीग्रेशन पे आ जाइए। ठीक है, इंटीग्रेशन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे होते हैं जिनको हमने कैलकुलेट करना है वो स्मूथ नहीं है, एक जैसे नहीं है, उसमें वेरिएशन है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हमने सम निकालना होता है तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। राइट, अब इंटीग्रेशन इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस होती हैं, सही है ना। आपने बताया जी सबसे पहले लिमिट्स बतानी है आपने, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को आपने इंटीग्रेट करना है। वी नीड स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यूज फॉर इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग वैल्यूज और एंडिंग वैल्यूज बतानी पड़ती हैं, यानी कब से आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो स्टार्ट करेगा, कहां पर वो एंड करेगा, टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद इनिशियली उसके पास कितने थे वो आप बताएंगे, और एंड पर कितने रह जाएंगे वो आपको वो बता देगा। ठीक है, तो लिमिट्स बताइए। सबसे पहले आपने इसको ये बता देना है कि भाई हमने जब शुरू किया था टाइम t इज इक्वल टू 0, उसको t नॉट कह दीजिए आप। टाइम गुजरता गया, कुछ टाइम गुजर गया, अब जो टाइम नया टाइम है वो टाइम है t। तो आपकी एक लिमिट तो आगे भी t नॉट से लेकर t तक। दूसरी लिमिट आपके पास इनिशियली जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे वो n नॉट थे। अब इस टाइम ड्यूरेशन के बाद ज़ाहिर सी बात है उसमें से कुछ डिके हो गए होंगे, अब जो बाकी बचे वो कितने आपको नहीं पता, उसको आप सिंपली n सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपने बताना है जी नंबर ऑफ एटम्स चेंजेस फ्रॉम n नॉट टू n। ठीक है, अब पहले एटम्स थे, टोटल तादाद थी n नॉट, कुछ डिके हो गए, बाकी जो बच गए हमें नहीं पता वो कितने, हमने सपोज कर लिया वो n है। ठीक है, अब टाइम जो है वो हमारे पास इनिशियली t इज इक्वल टू 0 था, उसको t नॉट कह दीजिए। वहां से गुजरने के बाद फिर टाइम की वैल्यू होगी t। तो अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इंटीग्रेशन का जो सैंपल होता है ये देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी dn/n, और इधर ये इंटीग्रेशन का सैंपल लगा दिया, इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी और इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। बिल्कुल बेसिक और सिंपल चीज़ें बताऊंगा जितनी कि आप आसानी से समझ सकें। बाकी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, उनको तो ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, तो आपने ध्यान से चीज़ों को समझना है।
इधर भी इंटीग्रेशन का सैंपल लगा दिया, ये इंटीग्रेशन का सैंपल है, इधर भी इंटीग्रेशन का सैंपल लगा दिया, ठीक। उसके बाद लिमिट्स चाहिए होती हैं, ये हमारे पास तादाद है एटम्स की तादाद, इसलिए यहाँ पर n0 जो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, n0 से चलकर n पर गया, ये इनिशियल और ये फाइनल। इसी तरह से इधर जो है वो हमारे पास टाइम है, तो टाइम की लिमिट इधर आएगी t0 से लेकर t तक, यहाँ से चलकर ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, इनिशियली n0 थे, फाइनली n हो गए, इनिशियली t0 यानी t = 0 था और फाइनली t टाइम हो गया। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब साथ साथ आपको इंटीग्रेशन का रूल बताता जाऊंगा, उसको बेशक अपने पास नोट कर लीजिए और ध्यान से उसको फिर अप्लाई करना आपने। सबसे पहला रूल ये होता है कि इंटीग्रेशन करते हुए अगर इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो सबसे पहले उसको इंटीग्रेशन से बाहर फेंकते हैं आप। पहला रूल नंबर 1। तो ये देख लीजिए जी, यहां पर हमारे पास माइनस लैम्डा मैंने इससे बाहर कर दिया। ये देख लीजिए लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में नहीं रखा जाता, बाहर निकाल के फेंकेंगे इसको। तो ये हमारा माइनस लैम्डा आ गया इस इंटीग्रेशन से बाहर। उसके बाद फिर आपके ये इंटीग्रेशन जो है वो रेडी हो गया। अब जरा रूल नंबर 2 सुन लीजिए। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, साथ में इंटीग्रल है, तो ये डिफरेंशियल सीधा डी इस इंटीग्रेशन से कट जाता है, लेकिन शर्त ये इसके साथ कुछ और डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये फार्मूला है, ये इंजीनियरिंग वाले ने भी याद ही किया है, आप लोग भी याद ही करेंगे, मेडिकल वाले भी। ये फार्मूला है कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि इंटीग्रेशन होगी, डी होगी, सामने कोई लिखा होगा वेरिएबल, तो ये डी इससे कट जाएगा और सिंपली एक्स बाकी बच जाएगा। इसी तरह यहां पर देखो, ये डी है और ये टी और साथ में क्या इंटीग्रेशन है, तो ये डी इस इंटीग्रल से यानी डिफरेंशियल इस इंटीग्रल से कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, टी बचेगा। फिर सुन लीजिए, ये नया रूल है, ये फार्मूला है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो, डी के बाद कुछ वेरिएबल हो, ठीक है, तो ये इंटीग्रल डायरेक्ट इस डिफरेंशियल से कट जाएगा, ठीक है, ये इससे डायरेक्टली इससे कट जाता है और आपके पास सिर्फ ये टर्म बच जाती है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो यहां पर देखिए, ये डी इस इंटीग्रेशन से कट जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ टी बाकी बच जाएगा। दूसरा, यहां पर भी आपने एक कॉन्सेप्ट लगाना है, वो मैंने यहां पर लिखा उसका फॉर्मूला। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि नीचे एक वेरिएबल है और ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। जैसे देखिए, ऊपर dx है और नीचे x है, नीचे x ऊपर उसका डेरिवेटिव dx, ठीक है, और आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो वो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग बन जाता है। ये फार्मूला नंबर 2 है, इंजीनियरिंग वालों ने भी याद किया है, आपने भी याद करना है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ x बन जाएगा ये। तो ये 2 फार्मूले मैंने यहां पर इस्तेमाल किए। मैं दोबारा से बताता हूं, देखो ये हमारे पास इंटीग्रेशन थी, ठीक है, दोनों तरफ हमने सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर किया, रूल नंबर 1 के मुताबिक कांस्टेंट को बाहर कर दिया। उसके बाद फिर ये हमारे पास इस तरह से बन के आ गई। अब अगर अकेला जो है डिफरेंशियल और साथ में कोई वेरिएबल होगा तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन इससे कट जाती है, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट होती है। इंटीग्रेशन इस टी से कट जाती है और टी जो है वो जो भी वेरिएबल है वो अकेला बचेगा। फॉर्मूला कौन सा मैंने ये बता दिया, अगर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स होगा तो डी डायरेक्टली इससे कट जाएगा और एक्स बाकी बचेगा, तो यहाँ पर आपको बस टी बाकी बच गया। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन नीचे है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर है, मैंने फॉर्मूला लिखा, ये भी फॉर्मूला है, नीचे एक्स ऊपर उसका डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये देखिए नीचे एन ऊपर डी एन, बन गया ना फॉर्मूला। तो इस तरह की सिचुएशन जब आपके पास होती है तो तब भी आपके पास ये बन जाता है, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन जाएगा, यानी नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर नीचे n है, ऊपर dn है, तो नीचे वाले फंक्शन का ये नेचुरल लॉग बन जाएगा। और जो लिमिट्स हैं वो फिर आपने इसी तरह ब्रैकेट में करके लोअर लिमिट नीचे लिखनी है और अपर लिमिट ऊपर लिख देनी है। यहाँ पर भी लिमिट्स हैं हमारे पास मौजूद, तो लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट ऊपर लिखेंगे। ये सिर्फ टू द पॉइंट में लेके चलूँ ताकि मेडिकल के स्टूडेंट आसानी से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करना होता है, ये जो 2 लिमिट्स है ना, इनकी वैल्यूज इसमें पुट करनी होती हैं। ये n की जगह पर ना ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर n की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ n ही रहेगा, फिर माइनस लगाते हैं, ये फार्मूले का माइनस होता है, और फिर नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ n0 बन जाएगा। फिर सुने, एक बार इस n की जगह पे एक बार आप ये वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर अगली बार माइनस लिखने के बाद ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए नेचुरल लॉग ऑफ n एज इट इज आ गया, क्योंकि n की जगह n नहीं लिखा आपने, फिर माइनस फार्मूले का, फिर इस n की जगह पे आपने n0 लिखा, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ n0 बन गया। यही काम आपने यहां पर भी करना है। देखिए माइनस लैम्डा तो बाहर है, उसी तरह पड़ा रहेगा। अब इस t के अंदर एक बार वैल्यू आपने ये पुट की, तो t में t पुट करोगे तो t ही रहेगा, फिर माइनस अगली बार उसमें t0, तो t0 कितना था हमारे पास, 0 था, t0 इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम 0 था हमारा, तो यहां पर 0 आ गया, तो t माइनस 0, फिर हमारे पास t ही रहेगा। अब देखिए ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n0, फिर माइनस लैम्डा इंटू t माइनस 0, मतलब t ही रह गया। अब यहाँ पे आपने सिर्फ क्लास 9th का एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 में आप सीख के आए थे, एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है।
तो वो कंसेप्ट आपको लाजमी से आता होगा कि अगर दो आपके पास लॉग हैं, लाइक लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, दो लॉग अगर माइनस हो रहे हैं तो लॉग एक बना देते हैं और इन दोनों को आप डिवाइड कर देते हैं, नेगेटिव वाला नीचे जाता है, तो ए ऊपर आ गया और बी नीचे आ गया। इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये आप देख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए एक बन जाएगा नेचुरल लॉग, एन ऊपर चला गया और एन नॉट हमारे पास ऐसे नीचे आ जाएगा। अब इधर क्या रह गया, माइनस लैम्डा और ये अकेला टी, क्योंकि टी माइनस जीरो टी ही होता है, ये रिलेशन बन के आ गया हमारे पास। उसके बाद अब जब हमने नेचुरल लॉग को यहां से खत्म करना होता है तो ये भी क्लास 9th का ही 3.2 का ही एक कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला है जो कि क्लास 9th में सीखे हैं। वो फार्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि देखिए अगर आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू m लिखा हो और आप इस नेचुरल लॉग को खत्म करना चाहते हैं, तो ये नेचुरल लॉग यहाँ से जाएगा और उधर जाके इसको पावर बना लेगा अपनी, यानी कि ये इधर से खत्म कर दोगे और ये चीज e की पावर बन जाती है। फिर सुने, अगर आप नेचुरल लॉग यहां से खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर दीजिए, x एज इट इज रहेगा और ये चीज e की पावर बन जाती है। ठीक, तो वही काम यहां पर किया। देखिए इस नेचुरल लॉग को आप खत्म करना चाहते हो जाएगा खत्म, जब उधर जाएगा तो ये चीज जो है वो e की पावर बन जाएगी। ये देखो n बाई एन नॉट उसी तरह रहा और इसको खत्म करने से ये e की पावर बन गया। जैसे ये फार्मूले में था कि नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू m है अगर, तो x इधर ही रहेगा और ये m क्या बन जाएगा, e की पावर m। इसी तरह से n बाई एन नॉट उसी तरह लिखा मैंने नीचे और ये नेचुरल लॉग खत्म करके ये e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी बन गया। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने आगे क्या करना है जी, ये आपके पास आ गया, ये एन नॉट नीचे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो आपका डिजायर्ड रिलेशन था वो आपको यहां पर मिल चुका है। अभी फाइनल रिलेशन नहीं मिला, बट आप जो एक रिमेनिंग अमाउंट के लिए रिलेशन निकालना चाह रहे थे जो कि आपकी बुक्स के अंदर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे की सारी इंटीग्रेशन थी। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को तो एक बार आप वीडियो को दोबारा पीछे करके इसको दोबारा से समझ लीजिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो फार्मूले यहां पर आपने अप्लाई किए हैं वो फार्मूले आपने याद करने थे, जहां तक कॉन्सेप्ट था एक दो पॉइंट्स का वो मैंने आपको साथ में बता दिया। बेसिकली फार्मूलों का ही इस्तेमाल हुआ है, तो जैसे इंजीनियरिंग वालों ने भी सिर्फ याद ही किए हैं फार्मूले जिनका इस्तेमाल यहां पर हुआ, तो आपको भी याद करने चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। राइट, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब हमने आगे बढ़ना है क्योंकि अभी तक हमारा रिलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, तो उस रिलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमने रिलेशन निकालना है जी हाफ लाइफ और लैम्डा के दरमियान रिलेशन। हाफ लाइफ हमारे पास क्या है जी, हाफ लाइफ, वन हाफ लाइफ को फिर हम यहां पर इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि हमने हाफ लाइफ और इस जो लैम्डा है जो कि डिके कांस्टेंट है उसके दरमियान रिलेशन निकालना है। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे उसके लिए, ये देखो ये n क्या है, ये रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एटम्स है या जो अभी डिके नहीं हुए वो एटम की तादाद है। n नॉट टोटल तादाद थी जो कि अभी डिके नहीं हुए इनिशियल सिचुएशन में। ये लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट है और t क्या है, ये टाइम है। ठीक है, अच्छा अगर हम ऐसा कर लें कि ये जो टाइम है, ये टाइम t जो है वो एक हाफ लाइफ के बराबर है। लेट्स सपोज अगर ये टाइम t जो है वो एक हाफ लाइफ के बराबर है तो मैं लिख दूंगा कि t इज इक्वल टू t1/2। अगर ये टाइम t हाफ लाइफ के बराबर हो जाए तो फिर ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ओरिजिनल अमाउंट का आधा हो जाएगी, क्योंकि हम अच्छे से ये चीज सीख चुके हैं कि एक हाफ लाइफ के बाद टोटल अमाउंट का आधा बाकी बचता है। तो फिर जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है वो टोटल का आधा बन जाएगी और जो आपके पास ये टाइम है वो टाइम फिर क्या कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं जी हाफ लाइफ। ठीक है, वो टाइम क्या बन जाएगा, हाफ लाइफ, वन हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये दो जगह पे चेंजिंग करनी, इस t की जगह पे आपने वन हाफ लाइफ पुट कर देना है, तो ये रिमेनिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली n नॉट बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो n नॉट बाय 2 होती है, क्योंकि n नॉट को हमने सपोज किया है कि ये हमारी इनिशियल अमाउंट है। राइट, आगे तो यहां पर n की जगह पर देखिए मैंने पुट कर दिया n नॉट बाय 2 इक्वल उसी तरह से यहां पर आया और उसके बाद जो ये इस फॉर्मूले में पुट किया है, देखिए यहां पर ये n की जगह पे आ गया n नॉट बाय 2। उसके बाद ये n नॉट जो है वो एज इट इज आया, e एज इट इज आया, माइनस लैम्डा उसी तरह से आया और इस t की जगह पर मैंने कैपिटल T एंड हाफ लिख दी, यानी अब इस टाइम को हमने रिप्लेस कर दिया हाफ लाइफ के साथ। राइट, ओके, अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इधर भी n नॉट है, इधर भी n नॉट है, दोनों तरफ से कैंसिल उड़ा दीजिए। क्या बचा, 1/2 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को कैपिटल T साथ में छोटा सा 1/2 लिखते हैं। राइट, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा इंटू हाफ लाइफ। अब इसमें ना ये यहां पर एक नेगेटिव साइन आया हुआ है। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ इस इक्वेशन को उलट कर दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो ये 1/2 2 बन जाएगा और ये इसकी पावर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी पावर नेगेटिव से
पॉजिटिव में चली जाएगी। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन द बोथ साइड, अगर आप इसको उलट करेंगे तो ये 2 से 1/2 हो जाएगा और इसकी नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मैथ्स का रूल यूज किया हमने यहाँ पर, बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए अभी भी हमारे पास जो है वो लैम्डा और टी के दरमियान कोई प्रॉपर रिलेशन नहीं मिल पा रहा। वजह क्या है, ये e की पावर लैम्डा बनी हुई है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर जो है वो दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग लेंगे, क्योंकि नेचुरल लॉग है जो e को खत्म कर सकता है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारे माइंड में आएगा, क्लास 9th का ही ये भी कंसेप्ट है, 3rd चैप्टर क्लास 9th मैथ्स का। तो वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, इधर भी नेचुरल लॉग ले लिया, इधर भी नेचुरल लॉग ले लिया। नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर लैम्डा t एंड हाफ, यानी हाफ लाइफ, राइट। अब यहां पर अगेन क्लास 9th का फार्मूला, ये सारे क्लास 9th के मैथ्स के फार्मूले, कोई नया फार्मूला नहीं जो कि आपने पहले सीखे हुए हैं। तो आगे नेचुरल लॉग ऑफ a रेज़ टू पावर अगर x हो तो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, शुरू में आप जानते हैं a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x बन जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये भी आपको पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये दोनों फार्मूले हमने इस्तेमाल करने। नेचुरल लॉग ऑफ 2 एज इट इज रहेगा। अब ये लिखा हुआ नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर लैम्डा एंड हाफ लाइफ। अब ये लैम्डा एंड हाफ लाइफ e की पावर है, तो नेचुरल लॉग में अगर कोई पावर होती है तो वो पावर नेचुरल लॉग से पहले लिखी जाती है। जैसे नेचुरल लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर a था, तो a जो है वो शुरू में लिखा गया a और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। तो ये बन जाएगा t इंटू लैम्डा इंटू टी एन हाफ, यानी हाफ लाइफ, और नेचुरल लॉग ऑफ e, और नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो e का मसला हमारे पास यहाँ से खत्म हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे जी, नेचुरल लॉग ऑफ 2 को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। ये बन जाएगा 0.693 और लैम्डा एज इट इज रहेगा, और ये टी एन हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी एन हाफ ही रहेगा। अब ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया। लास्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस लैम्डा को जाके नीचे कर देंगे डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये इन दोनों के दरम्यान में एक मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। ये वो रिलेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे, रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। तो ये रहा हमारा डिके कांस्टेंट और ये रही हमारी हाफ लाइफ, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो है वो एक इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। उसी की बेस में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है जो कि एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। लार्जर डिके कांस्टेंट मींस शॉर्टर हाफ लाइफ, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो लार्जर डिके कांस्टेंट का मतलब है शॉर्टर हाफ लाइफ, ठीक है, और शॉर्टर डिके कांस्टेंट का मतलब है लार्जर हाफ लाइफ, ठीक है। नीचे मैंने उसकी रीजन भी लिखी है, बिकॉज लार्ज फ्रैक्शन इज डिकेइंग पर सेकंड, एक सेकंड में ज्यादा जो है वो एटम्स जो है वो डिके हो रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे पास जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने उसका फार्मूला भी लिखा है। ये आगे हमारे पास डिके फ्रैक्शन और ये आगे हमारे पास टाइम। अब ये कहाँ से आया, ये वही फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा। ये देखो, डेल्टा एन बाई एन माइनस लैम्डा इनटू डेल्टा टी, इसको आप एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। तो डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके फर्दर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देख लो, इसको ब्रैकेट में कर दिया, ये डेल्टा टी जाके नीचे डिवाइड हो गया। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। ये मैंने फार्मूला है साथ में रेफरेंस के तौर पे लिखा है कि ये आ गया हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं जी हम, बिकॉज लार्जर फ्रैक्शन, सॉरी डिके फ्रैक्शन, और नीचे क्या आ गया, टाइम। तो डिके फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो बढ़ जाती है, इस वजह से जो हमारे पास ये शॉर्ट, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारा जो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हुआ। अब हम आगे छोटा सा एक इसके साथ पॉइंट है, वो है एक्टिविटी। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं हम इसको। एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी ए इज अ नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। जो मैंने पहले बताया ना, डिके रेट, डिके रेट का दूसरा नाम क्या है, एक्टिविटी, यानी एक सेकंड में कितने एटम्स जो है वो डिके होते हैं। ये सिंपली क्या है, उसकी एक्टिविटी है। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम जो डिके होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा एन किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ एटम डिकेइंग, और टी किसको इंडिकेट करता है, टाइम को, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आ गया। अब बात कर लेते हैं जी यूनिट की, ठीक है। एक ऐसा यूनिट है और एक जो दूसरा यूनिट है जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं। तो एक क्यूरी है और एक बैकुरल है। तो कॉमन यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज क्यूरी, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 10 डिके पर सेकंड। 1 क्यूरी का मतलब है 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 10 डिकेज पर सेकंड। जबकि इसका जो ऐसा यूनिट है वो बैकुरल है, उसी साइंटिस्ट के नाम से जिसने फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था और एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे हमने इसका यूनिट जो है ऐसे यूनिट रखा है, बैकुरल, ठीक है। ऐसे यूनिट ऑफ द एक्टिविटी इज बैकुरल एंड 1 बैकुरल मीन्स 1 डिके पर सेकंड। एक सेकंड में अगर 1 डिके हो तो हम उसको 1 बैकुरल बोलेंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन बैकुरल एंड क्यूरी, वो क्या है जी, आपके पास 1 क्यूरी बराबर होता है 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 10
बैकुरल। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।